नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कहानी जो कि इकाई 7 में संकलित है, कानों में कंगना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, कहानी किसकी है? इस कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1890 शाहबाद, बिहार में हुआ। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 24 मार्च 1971 को इनकी मृत्यु है। इनको ये अगर देखें, राधिका रमण प्रसाद सिंह, तो ये हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में इनका प्रमुख स्थान है। उन्होंने कहानी, गद्य, काव्य, उपन्यास, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में साहित्य की रचना की। उनका संबंध देश के अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से भी रहा है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की गणना हिंदी के यशस्वी कथाकारों एवं विशिष्ट शैलीकारों में होती है। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक हिंदी की सेवा की और आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में आपका स्थान कानों में कंगना कहानी के लिए स्मरणीय है। इनका, क्योंकि हम कहानी की बात करें तो जानते हैं, वैसे तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि इन्होंने कहानी के साथ साथ गद्य साहित्य, काव्य, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, इन सब विधाओं पर लिखा है। लेकिन क्योंकि आज हम इनकी कहानी कर रहे हैं तो इनकी प्रमुख कहानियों के बारे में जानना जरूरी है। इनकी प्रमुख कहानियों की अगर बात करें तो गांधी टोपी, इनका प्रकाशन वर्ष दे रखा है साथ में 1938 ईस्वी। सावनी समा 1938 ईस्वी। नारी क्या एक पहेली 1951। हवेली और झोंपड़ी, देव और दानव 1951। वे और हम 1956। धर्म और मरम 1959। तब और अब 1958। अबला क्या ऐसी सबला, ये 1962 ईस्वी। और बिखरे मोती भाग 1 जो है वो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब अगर इन जो कहानी हम करने जा रहे हैं, कानों में कंगना, उसकी बात करें तो ये कहानी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई इंदु नामक पत्रिका में। ये भी आप यहाँ जरूर ध्यान में रखें। अब इस कहानी को करने से पहले इसके पात्रों के विषय में जान लेते हैं ताकि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पात्र है किरण, जो कि कहानी की नायिका है और अपने पति नरेंद्र के प्रेम में धोखा खाकर ये मृत्यु को प्राप्त होती है। दूसरा जो नायक है नरेंद्र, किरण का पति है, जो कहानी को कथावाचक के रूप में भी, कहानी में कथावाचक के रूप में है, यानी वो नरेंद्र है। नरेंद्र के माध्यम से इस कहानी को सुनाया गया है। तीसरे प्रमुख पात्र है योगेश्वर, किरण के पिता और नरेंद्र के गुरु हैं। जो योगेश्वर है ये नरेंद्र के पिता के बाल सखा थे, इसीलिए नरेंद्र को वो योगेश्वर के पास शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। एक अन्य पात्र है किन्नरी, ये एक वैश्य है जिसके चक्कर में नरेंद्र पड़ जाता है और अपनी पत्नी किरण को भूल बैठता है। इसके अतिरिक्त कहानी में कुछ अन्य पात्र भी है, जैसे मोहन और जूही, लेकिन ये गौण पात्र है। जूही यहाँ सेविका के रूप में है। और ये जरूर ध्यान में रखें कि कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1913 में। कौन सी पत्रिका में हुआ? इंदु नामक पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो भाग है कहानी में, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। उसने कानों के चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेरे बैठे थे। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहानी का प्रारंभ इन पंक्तियों से हुआ है और कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर यह बातचीत किसकी है? ये किरण और नरेंद्र की बातचीत है। किरण और नरेंद्र जो कहानी का नायक है। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी, यानी भोली थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंत काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। यानी ये कोई किसी बगीचे के फूल के समान सुंदर या भंगिमा नहीं है, बल्कि शोभा वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं। जैसे वन के फूल होते हैं वो, उसको लगाने वाली कौन है? प्रकृति है। कोई चमन या बगीचे का माली नहीं जो उन्हें खाद देता है, काटता छांटता है, उसकी शोभा बनाने के लिए प्रयत्न करता है, बल्कि बिल्कुल वैसे ही वन फूल जैसे कि प्रकृति अपने हाथों से लगाए, मेघों की धारा से वो बढ़े, मेघ उसको पानी दे, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं,
जगदायु इन्हें छूती नहीं, यानी ये किसी के द्वारा पालित पोषित नहीं होते। ये सरल, सुंदर, सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। माँ कौन? धरती, माँ धरा, माँ पृथ्वी की गोद में झड़ पड़े। तो यहाँ पर किरण की बात कर रहे हैं, प्रकृति के साथ उसकी तुलना की जा रही है कि किरण वैसी भोली नहीं है जैसी दुनिया कहती है। वो तो बिल्कुल सरल साधारण स्वभाव की है, जैसे कि प्रकृति की सुंदरता होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से। देखिए, इस कहानी में प्रकृति का जगह जगह बहुत ही सुंदर और तत्सम शब्दावली में चित्रण किया गया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। आकाश स्वच्छ था, नील, उदार, सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, यानी पर्वत, दूर जो पर्वत था उसके किनारों से सुनहरी किरणें दिखाई दे रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ वन कानन में, यानी वन में क्या ढूंढ रही थी कि एक पतली सी किरण, ऐसे लगता है कि वहां से निकलकर इस मृत्युशैया, यानी उसके आखिरी समय था, क्योंकि वो सूरज डूब रहा था, उस वीरान सूने जंगल में ना जाने क्या ढूंढ रही थी। मानवीकरण किया गया है प्रकृति का। कौन कहे किसे एकटक देखती थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद यहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी, कि किरणों के चले जाने के बाद क्या हो रहा है उसे देख रही थी। मैं क्या बता सकूं कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। यहाँ पर कथावाचक कौन है? यहाँ पर कथावाचक नरेंद्र है, जो कहानी का नायक है। किस्सा गोई शैली इस कहानी में है, यानी कथा को कहा गया है। जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी, यानी कुछ इच्छा थी, कुछ महत्वाकांक्षा थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। आंखें किसकी? नायिका की। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते, तारों के झिलमिलाहट को, लेकिन वह स्पंदन, निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले, इतना गहरा उसके मन में झांक कर उसको जान पाएं, ऐसा हम में नहीं है, या क्षमता नहीं है। मैं रसाल की डोरी थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी, यानी उसकी भाव भंगिमा कैसी थी? कानों में वो कंगन बालों को हटाकर दिखा रही थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर से मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे वसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल संदिग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े, यानी नायिका का प्रभाव, या यूं कहें कि किरण का प्रभाव नरेंद्र पर क्यों ना पड़े। जब यहाँ किसका उदाहरण दिया गया है कि माखन चुराने वाले ने गोपियों की जब मटकियां तोड़ दी तो उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ा, गोपियों के प्रेम का प्रभाव पड़ा। वैसे ही नूरजहां ने जब अपने आंचल से कबूतर को उड़ाया तो कौन प्रभावित हुआ? शाहजहां। तो अब यहाँ पर कौन है? बालिका किरण है, अपरूप बालिका किरण है, और वो भी कैसे प्रकृति की छाया में बैठी है, सुंदर वातावरण है। तो ऐसे में उसके जो सनिग्ध प्रेम से परिपूर्ण भाव भंगिमा है, उसका एक मानव के मन पर प्रभाव क्यों न दौड़े, यानी नरेंद्र के मन पर प्रभाव कैसे ना पड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी, यानी उस पर प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोलसरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी, कि जैसे वन में फैली हुई जो लता है उससे भी कहीं ज्यादा वो सुंदर दिखाई दे रही थी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। यानी कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि किरण की नरेंद्र से मुलाकात हो रही थी, लेकिन ऐसा प्रभाव कभी नहीं पड़ा जब उसने उसके कानों के कंगन देखे। 2 टके के कानों में इतनी शक्ति है, 2 टके के कंगने
में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है, यानी पर्दे से बाहर ले आने की शक्ति है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां बेसुध होकर अपने आप को भूलकर उसकी बांसुरी पर, कान्हा की बांसुरी पर नाच उठती थी। आज कुछ वैसा ही नरेंद्र के साथ हो रहा है। नरेंद्र यहाँ पर बताना चाहते हैं कि 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोपियों ने भी कभी स्वप्न में ये नहीं सोचा होगा कि बांस की बनी हुई एक मामूली सी बांसुरी भी उन्हें इस तरह बेसुध कर देगी। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिए, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटिया की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। देखिए, ये पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नरेंद्र किरण को कहता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत अजीब था कि उसने कानों में कंगन पहन रखे हैं, लेकिन वो उन कंगनों को उतार कर उसके हाथ पर जैसे ही वो चढ़ाने लगता है तो उसके मन में और भी खलबली मचती है, यानी मन में हलचल होती है। और वो कहता है कि मैं इस घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और मन पर एक प्रभाव सा आता है और वो वहीं उसी पल योगेश्वर, यानी योगेश्वर कौन है यहाँ पर, नरेंद्र के गुरु और किरण के पिता है, उनकी कुटिया की तरफ चला जाता है। लेकिन उसे लगता है कि उसके प्राण उस समय उसके साथ नहीं चले। दूसरे भाग में, एक दिन था किसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, भूलोक यानी धरा पर, धरती पर। लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी घाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। यानी थोड़ी देर के लिए धूप से सुख प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी हमारे वन के वृक्षों के नीचे आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम्ब की छैया कहाँ मिल सकती है। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देखकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत देवताओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। यानी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास प्रकृति इतनी सुंदर है, नंदोपवन इतना सुंदर है, माना कि कल्प वृक्ष जो कि देवताओं का वृक्ष माना जाता है, उसकी छाया में शांति तो मिलती होगी, लेकिन जो धरती पर कदम्ब का पेड़ है उसकी छाया में जो सुख मिलता है वो अन्य कहीं नहीं। कहने का भाव क्या है कि सुंदर सौंदर्यों में माना कि बहुत कुछ अलग है, लेकिन नरेंद्र की आंखों को जो सुख किरण को देखकर मिला, ऐसा सुख कहीं पर भी नहीं है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे, यानी वंशी की धुन चलाएं, सुनाएं, पुकारे वंशी से। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। यानी जैसे पंचवटी की कुटीर थी, उनको देखकर रामचंद्र प्रसन्न थे, लेकिन ऐसा समय अब नहीं है। यह ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, कि दुनिया के लोग अभी तक उनको नहीं जान पाए। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब तक संभव है, यानी भव सागर के जल तरंगों पर स्थिर होना कब तक ऐसा संभव है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि सब कुछ पलट दिया गया, परिवर्तन हो गया। अब वो सब चीजें नहीं बची जो कृष्ण के समय में थी। उनकी बांसुरी की धुन थी, ऐसी कुटिया जिसको देखकर रामचंद्र प्रसन्न थे, धर्मराज को भी जो ज्ञान देने वाले थे, ऐसे लोग अब नहीं हैं। यानी दुनिया में अब बदलाव आ गया है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास
निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, यानी सुनहरे घुंघरुओं की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है कि कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ती मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। निविड़ यानी जो शांत योग निद्रा है, योग साधना है, वो वहीं पर दिखाई। ये किसके सौंदर्य की बात कर रहे हैं? ऋषिकेश के वन सौंदर्य की बात कर रहे हैं। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण? जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण? ये थोड़ी सी रिपीट है यहाँ पर। तो किसके सौंदर्य का चित्रण है? ऋषिकेश के वन सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर है। इसी वन में कुटी बनाकर कौन रहते हैं? योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था, यानी वो उनमें कुछ अलौकिक था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, यानी उनका मन सरस्वती के चरणों में था या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। बालिका यहाँ कौन है? किरण है। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, यानी अलौकिकता भरी हुई थी उस जीवन में। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था, यानी इस लोक का प्रतिनिधि था। वहां जो ऋषिकेश में योगेश्वर की कुटिया थी और किरण, उन दोनों को देखकर लगता था कि वो सब अलौकिक है। वहां का वातावरण, उनका रहन सहन, किरण की कोमलता, योगेश्वर का तप तपस्या, उन सब को देखकर ऐसे लगता था कि वो सब क्या है? अलौकिक है। केवल स्वयं नरेंद्र कहते हैं कि ऐसे लगता है कि मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत्यु राज्य में खींच लाया था। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि अलौकिकता की बजाय इस मृत्यु लोक की अगर बात की जा रही है तो वो किसके द्वारा की जा रही है? नरेंद्र के द्वारा की जा रही है। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के यानी बचपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। इस कुटीर में वही दीपक थी, यानी वही एक रोशनी थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, यानी मेरा अध्ययन पूरा हो रहा था। और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन, सोने के कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या सचमुच चुप रह गए? वह क्या समझकर चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है, यानी उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किरण ने जब वह कंगन उठाए, जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा, यानी मन में कामदेव यानी प्रेम का भाव जागा। कब? जब मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। ये पंक्तियां किसकी है? योगेश्वर की हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। किसकी उंगलियां थी ये? किरण की थी। लोचनों के कोनों पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनको सारी बात पता थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? यानी क्या योगेश्वर ने मेरे मन के भाव को पहचान लिया था? वह ठहरे नहीं चल दिए। मैं कांपता रह गया और किरण देखती रह गई। योगेश्वर ने किरण को समर्पित कर दिया किसको? नरेंद्र को, यानी अपनी बेटी को किसको सौंप दिया? नरेंद्र को सौंप दिया।
सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? क्योंकि किरण यहाँ पर कैसा जीवन जी रही थी? बंधन विहीन स्वर्ग के समान सुंदर जीवन जी रही थी। वन का फूल जैसे प्राकृतिक रूप से खिलता है, वन उसे पालता पोसता है, स्वतंत्र वातावरण में फलता फूलता है। अब वो किसका फूल बनने चला था? चमन में, यानी एक बगीचे में सीमित होने चला था। तीसरे भाग में, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, यानी एक कंकड़ जब जल में फेंका जाता है तो वो जल को अलग नहीं कर सकती। थोड़ी देर के लिए माना कि समतल जो जल है वो भले ही थोड़ी देर के लिए उलट पुलट हो, लेकिन उधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती, यानी बहुत जल्दी वापस आकर जल उस फेंके गए कंकड़ के स्थान को घेर लेता है और उसे समतल बना देता है। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा, यानी अन्य कहीं से भी कोई आए इस संसार में आकर वैसा ही हो जाता है। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो, यानी आकाश की कल्पना और आकाश लोक के फूल के समान है। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। यानी ये जो लोक है, कामदेव का भाव है, प्रेम का भाव है, ये किसी को भी अपने मन पर अडिग नहीं रहने देता। वो इस लोक लाज की उसमें आकर वैसा ही बन जाता है। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद और कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश। कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गया, यानी उसका भोलापन, उसकी स्वच्छंदता सब खत्म हो गई। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता से में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले, यानी वो शांत आकाश से जो बातचीत करती थी वो अवसर अब कहाँ मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो, यानी सुगंधित वायु से मिलकर मलयांचल जो दक्षिण भाग है, सुगंधित जहाँ से चंदन के वृक्षों की खुशबू आती है, उसके फूलों की पूछताछ अब कैसे हो। यानी अब वक्त बदल चुका है, समय बदल गया है। जब किशोरी एक नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करघनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। यानी अब उन्होंने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। जब कभी वह सज धजकर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बारामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख समृद्धिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखती थी, यानी झिलमिल का। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि अब किशोरी के यानी किरण के रूप में परिवर्तन हो गया था जो उसे मोहित कर रहा था। लेकिन यहाँ अलौकिकता के बजाय इस लोक की छटा ज्यादा दिखाई देती थी, लेकिन कभी कभी उसमें अलौकिकता का भाव भी दिख पड़ता था। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कटे। कितने कटे? 2 साल। कहाँ पर? मुरादाबाद में। यानी अब उनके विवाह को कितना समय हो गया है? 2 साल का समय हो गया है। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। मोहन जिसका जो गौण पात्र है, उसके यहाँ नाच देखने कौन गया? नरेंद्र। वहीं किन्नरी से आंखें मिली। किन्नरी भी यहाँ पर एक पात्रा के रूप में है। किन्नरी जो वैश्या है, नृत्यकी है और लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक,
अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरुस्त था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती, यानी उसका रूप सौंदर्य नशे के समान था। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। यानी उसके मन में कौन आ बसी थी? किन्नरी आ बसी थी। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत्वसर की पूजा, लक्ष्मी की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस परितप्त वासना कुंड में भस्म होने लगा। यानी किन्नरी के प्रति जो मोह था, उसके भीतर उसके सभी संस्कार, उसका धर्म, उसकी शिक्षा, उसकी मान मर्यादा, उसकी पारिवारिक प्रतिष्ठा और पत्नी के प्रति जो सच्चा प्रेम था, वो सब समाप्त होने लगा। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। यानी उसके प्रेम में डूबता चला गया। घर बार सब समाप्त होने लगा। 5 महीने कट गई, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलतकत रंजित चरणों पर रखे। यानी आलते लगे हुए रंजित आलते से जो सने हुए चरण थे, उन पर मैंने लाकर रख दिए। घर से सब कुछ उठाकर किसको दे रहा है? किन्नरी को। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। यानी किरण का जीवन अब सूना हो गया था। हेमंत यानी पतझड़ की मालती बन गई थी। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये 2-3 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। यानी किरण को बहाने बताना। किसके बहाने? घर से बाहर जाने के, और घर से जो धन दौलत थी, मोतियों की माला, यानी जो उसके पास धन था, वो सब कुछ किस पर लुटा रहा था? नाचने वाली पर। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण को सारी बातें पता चली। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। यानी किरण के मन में, किरण की आंखों में क्रोध के कारण कोई आंसू नहीं थे। वो उसने पछाड़ खाकर, वो यानी बेहोश होकर या पछाड़ खाकर वो भूमि पर गिर पड़ी, लेकिन मेरी आंखों में कहीं पर भी दया का कोई भाव नहीं था किरण के प्रति। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी। काला कपाट किसका है? बादलों रूपी काले कपाट से किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे, इसे समझने का मुझे अवसर नहीं था। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है प्रकृति का। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही तंग कर किसी दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। यानी किन्नरी के दरवाजे से वो वापस लौट आया था, जो उसके लिए क्या था? स्वर्ग था। तो यहाँ पर मेरा दुख कैसे न बढ़े। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। और वापस क्यों लौट आया था? किन्नरी ने उसे वापस क्यों मोड़ दिया था? क्योंकि वो आज उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो कहता है कि मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी होती तो भी मैं उसे किन्नरी पर न्यौछावर कर देता और उसके चरणों में लौट जाता। पर घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही जो सेविका है, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। यानी काला बादल गर्जना करने लगा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाला था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। जब कुछ भी नहीं मिला तो किस पर झपटा? किरण पर। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था। यानी खिड़की से चांद की रोशनी पड़ रही थी और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी।
मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो, कि जीवन की शेष जो सांसें हैं। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? प्रश्न करता है किरण से। हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी, यानी बहुत ही धीमी आवाज थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकाकर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? कानों में कंगना। देखिए, यहीं से कहानी का जो शीर्षक है वो सार्थक होता है कि अब उसके पास क्या बचा था, केवल वही कानों में कंगना बचे थे जहाँ से ये कहानी प्रारंभ होती है। और इसके ये इतना बताने के पश्चात जो किरण है वो मृत्यु को प्राप्त हुई। आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेरे बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित बहुत ही तेज वेग से गति से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। जैसे दुष्यंत ने अंगूठी को पहचानकर शकुंतला को याद किया था, वैसा ही आज किसके साथ हो रहा था? नरेंद्र के साथ। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पताल छानकर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी, किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता कि वो अब इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। अगर वो ना जाती तो अपने प्राणों को त्याग कर भी मैं उसे ढूंढ लेता, परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव ने कहा कि इस लोक को छोड़कर वो परलोक में चली गई है और वहां से मैं उसे ढूंढकर यहाँ कैसे ला सकता हूँ? मैं तो एक दीनहीन मानव हूँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया, क्योंकि किरण अब उसे छोड़कर इस संसार से जा चुकी थी। किरण मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अब यहाँ नरेंद्र के पास करने को क्या था? केवल अफसोस था। जब उसका किन्नरी के प्रेम का नशा उतरा तो किरण उससे जा चुकी थी। अब जब उसे सारी बातें समझ में आई, अपनी पुराना प्रेम उसे समझ में आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो यहाँ पर मुख्य बातें आपको याद रखनी है। इस कहानी के नायक कौन है, नायिका कौन है, कानों में कंगना इस कहानी का शीर्षक कैसे है, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है और कहानी का अंत भी कानों के कंगना के साथ होता है, जो उसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। तत्सम प्रधान शब्दावली इस कहानी में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, मानवीकरण किया गया है प्रकृति का। तो ये बात आप यहाँ ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।